हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्पीड ट्रिक्स में स्वागत है। देखिए यहाँ पे आज के इस केमिस्ट्री के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो 2022 का जो पेपर हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि एग्जाम के लेवल जो क्या आया था, कितना आसान था या टफ था पेपर, तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक होगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएंगे। उसी के साथ साथ केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वो बीएससी हो गया, ठीक है, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, आप लोग यहाँ से उसको जुड़ के आप लोग तैयारी कर सकते हैं, चाहे आईआईटी जेएम हो, सीएसआई नेट हो, जो भी केमिस्ट्री के एंट्रेंसेस होते हैं वो भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या था, क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों को देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। तो कह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। इस डिफरेंशिएट करना था इफेक्ट्स में, कौन कौन से। नंबर एक, इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि कोई सी है, अगर कार्बन है, ठीक है, इसी से क्या किया जाएगा, ग्रुप लगा दिया जाए। अगर ग्रुप लगा दिया जाए तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है। तो पोलराइजेशन होना ही, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोल फॉर्मेशन। तो जैसे हम लोग ग्रुप लगाते हैं, या तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है अपनी तरफ, या तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करता है इसकी तरफ, ठीक है। इससे होता क्या है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आ जाता है। जैसे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा। इसके ऊपर थोड़ा और जो है सबसे ज़्यादा यहाँ प्लस जनरेट हुआ, फिर इससे कम, फिर इससे कम। इस तरीके से क्या होता है, ये एक चार्ज सेपरेशन जनरेट हो जाता है, मतलब पोलराइजेशन फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ग्रुप जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने खींचता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, इस प्रभाव को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन की तरफ देना, माइनस आई इफेक्ट का मतलब है इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ। ये दो टाइप का था, तो ये आप लोग ये क्लियर कर लिए होंगे। उसी तरीके से पूछा था, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट तो चलिए हो गया। अगला पूछा था फील्ड इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए फील्ड इफेक्ट एक टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है, लेकिन वो क्या किसके थ्रू काम करता है, वो जो है पोलर्स, वो मान लेते हैं कि सॉल्वेंट के थ्रू काम करता है। किसके थ्रू, वो सॉल्वेंट के थ्रू काम करता है। बस इतना सा डिफरेंस था, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आया था 7 नंबर में। अगला देखिए रेजोनेंस एंड बेकन नाथन इफेक्ट। देखिए बेकन नाथन इफेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, मेसोमेरिक सॉरी, जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, या इसी को हम लोग दूसरा नाम जानते हैं, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी को बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। बेकर नाथन इफेक्ट, इसी को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों नाम याद रखना, ठीक है, कभी कभी जो है पलट के पूछ लेता है। तो इस बार जो बेकर नाथन इफेक्ट पूछा था, तो बेकर नाथन इफेक्ट क्या होता है, तो हमें पता है जब भी क्या हो, ठीक है, एक ऐसा कार्बन जो कि sp2 हो, अगर sp2 से जुड़ा हुआ कार्बन कहीं पे है जो इसे sp3 बोलते हैं, अगर sp3 अगर जुड़ा हुआ है तो इनके कार्बनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन sp2 से जुड़े हुए, और इनके हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, ये रेजोनेंस करते हैं एक तरीके का। तो ये इधर की और ये इधर की, और डबल बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन से H चला गया तो इसके ऊपर प्लस आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इस तरीके से सारा के सारे जो होते हैं H घूमते रहते हैं, ठीक है, एक टाइप का रेजोनेंस करते रहते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस होता है, इसीलिए इसे जो है हम लोग कि ठीक है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चारों ओर आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बना सकते हैं, ये डिटेल में हम लोग लेक्चर में देखेंगे। तो ये मैंने डिस्कस किया भी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, इसी को हम लोग बोलते थे क्या, बेकर नाथन इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज़्यादा उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, तो उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। बस ये बताना था यहाँ पे। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्या पूछ रहा था। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए एराइन इंटरमीडिएट, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 1 का बी दे, हाँ 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 में क्या कह रहा था, डिस्क्राइब ऑल द मेथड्स ऑफ द डिटरमाइनिंग ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मैकेनिज्म। रिएक्शन जो होती है उसकी जो मैकेनिज्म जो होती है किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, उसके कई सारे मेथड पूछ रहा है। वो 15 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए तो इसके कई सारे मेथड होते हैं। किसी भी रिएक्शन के जो मैकेनिज्म हो रही है, रिएक्शन से हमारा क्या है, हमारा रिएजेंट है, उससे रिएक्टेंट है, उससे हमारा प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। तो इसमें वो रिएजेंट लेते हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कई सारी मेथड्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो इसकी मैकेनिज्म क्या थी। सबसे पहला क्या, आइडेंटिफिकेशन। आप अगर प्रोडक्ट कर लें तो हमें कुछ आइडिया मिल जाता है। उसी के साथ साथ जो है ये रिएक्शन जो जाती है किसी एक इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है, वो कार्बोकेटायन है, कार्बेनायन है, ठीक है, कार्बीन है या रेडिकल है, ठीक है, ये किसके थ्रू जा रही है वो अगर हम लोग पता कर लें। उसी के साथ साथ जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जान लें, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की हेल्प से, उसी तरीके से हम लोग जो क्या करें, आइसोटॉपिक जो लेबलिंग करते हैं, ठीक है। तो आइसोटॉपिक लेबलिंग कर दें, आइसोटॉपिक लेबलिंग कर दें, तो इन तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, उसकी जो है रिएक्शन मैकेनिज्म को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आइसोटॉपिक लेबलिंग के साथ साथ काइनेटिक इफेक्ट भी हम लोग अगर
देख लें तो इनकी हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म को आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये इसके मेथड है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। अब जो है 5 नंबर में ये मैकेनिज्म पूछा हुआ था। देखिए सबसे पहले पूछा हुआ था कोरे हाउस सिंथेसिस। तो देखिए कोरे हाउस सिंथेसिस, ये तो नेम्ड रिएक्शन है। तो देखिए कोरे हाउस सिंथेसिस में होता क्या, सबसे पहले हम लोग RX की रिएक्शन अगर आर किसके साथ Li के साथ करा दे तो हमारा RLi बनता है। और RLi की रिएक्शन ही अगर हम CuI के साथ करा देते हैं तो हमारा R2CuLi बनता है। R2CuLi, इसी को हम लोग गिलमन्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या है, गिलमन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसी की रिएक्शन जो हम लोग करते हैं R2CuLi जो हमारा बन के तैयार होगा, इसी की रिएक्शन अगर R' के साथ कर देते हैं तो हमारा R' बन जाता है। फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे क्या है हमारा CH3 का होल ट्वाइस है CuLi, इसी की रिएक्शन कर दें C2H5Cl से। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन के ऊपर प्लस आएगा अगर, तो कार्बन के ऊपर माइनस आएगा अगर, ये माइनस आएगा ये यहाँ पे अटैक करने जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो ये तुम्हारा CH3C2H5, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, CH2CH3, कुछ इस तरीके की एल्केन बन जाती है। यही हमारी गिलमन्स रिएजेंट हो गया ये वाला, इसी के थ्रू ये रिएक्शंस होती है जिसे हम लोग कोरे हाउस सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों को कुछ बताना था तो आप लोग कर लिए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कीन। अब देखिए एल्कीन दी हुई थी, कोई भी एल्कीन लेना था तो मान लेते हैं कि जनरल एल्कीन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि 2 का B। तो देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना था एल्कीन की। तो मान लेते हैं कोई सामान्य एल्कीन है, जनरल एल्कीन है, RC+O, ये है तुम्हारा H। अब देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो मान लेते हैं कि B2H6 ले लेते हैं, ये बोरेशन करता है जिसे हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वो भी बेसिक कंडीशन में, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। सबसे पहले जब B2H6 से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो है, चलिए इसको हम H2 ले लेते हैं, थोड़ा और आसान कर लेते हैं। तो RCH+CH2, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये एक तरफ B जुड़ जाता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। उसी तरीके से B से 3 ये जो H हटते हैं, 3 ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं हाइड्रोबोरेशन में। अगली बार क्या करते हैं हम लोग, पेरोक्साइड के ऊपर प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो बन के तैयार हो जाता है RCH2CH2OH, तो टर्मिनल एल्कोहल देता है। ठीक है, जितनी भी एल्कीन होती है उनका टर्मिनल एल्कोहल। देखिए इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से कर सकते थे, तो ये R था, CH2 था, CH2 था, यहाँ B, उसी तरीके से और भी सारे लेकर लिख गए हुए हैं कुछ ऐसे ही, RCH2CH2B R, उसी तरीके से यहाँ पर भी CH2CH2R। अब देखिए यहाँ पे पढ़ा हुआ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड को हम लोग अगर खोल के लिखे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, प्लस OH माइनस पड़ा हुआ, OH माइनस ये H प्लस को खींचेगा, ये माइनस इधर की ओर, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, O के ऊपर माइनस आया, ये ऐसे ही। अब ये OH माइनस जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये H वैसे ही, देखो इसको सही से अगर लिख लिया जाए तो OH वैसे ही है, O माइनस, ये O माइनस बोरान के ऊपर अटैक करेगा। जब ये अटैक कर रहा होता है तो हमारा कुछ ऐसे बना के तैयार कर देगा, OH। ठीक है, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए। अब देखिए अगली सॉरी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव था तो प्लस आएगा ही नहीं। अब इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, ये अगली स्टेप में क्या करता है कि ये पेरोक्साइड लिंक हमें पता है कि वीक होती है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के पास, जो कि रिपल्सन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, तुरंत टूट जाता है इधर की ओर, तो ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये तुम्हारा CH2OH से जुड़ने जा रहा है, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप लोग इसकी मैकेनिज्म दिखा सकते थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला क्या पूछ रहा है। अगला देखिए बर्च रिडक्शन पूछ रहा था। ठीक है, 3 का C, वो भी 5 नंबर में आया था, बर्च रिडक्शन पूछ रहा था। देखिए बर्च रिडक्शन भी काफ़ी आसान था। तो ये क्या करता है, बेंजीन के रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये किसकी रिएक्शन में हम लोग प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम ले लेते हैं या पोटेशियम ले लो या लिथियम ले लो, इन लिक्विड अमोनिया में करा दो, लिक्विड NH3 में करा दो। तो ये क्या करता है कि मतलब जो है इस कॉन्जुगेशन को ख़त्म कर देता है, 1,4 डाईईन बना देता है। ये बर्च रिडक्शन है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म करने के लिए हमें पता है कि सोडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन ही की प्रेजेंस में फ्री रेडिकली ब्रेक होता है। अगर ये मुक्त मूलक की तरीके से फ्री रेडिकली जिसे बोलते हैं ब्रेक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे रहा है, नेगेटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन को दूर करने के लिए क्या होगा, फर्दर स्टेबलाइज होगा। ठीक है, ये आगे की ओर भागेगा। अब देखिए यहाँ वैसे ही इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुका है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ किसी में इथेनॉल पड़ा होता है C2H5OH, ये यहाँ से H+ ले लेता है। ठीक है, यहाँ से H+ ले लेता है।
तो यहाँ से H+ ले लेता है, एक हाइड्रोजन तो पहले से होता है तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही अगला आ गया। अगला फिर सोडियम की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम से फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो ये कुछ इस तरीके से बना के तैयार कर देता है। फिर नेगेटिव आया, फिर इथेनॉल से ये H+ ले लेगा, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया। इसी को हम लोग बर्च रिडक्शन के नाम से जानते हैं। इसकी मैकेनिज्म आपको दिखा सकते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, बेयर स्ट्रेन थ्योरी आई थी। अब देखिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि साइक्लोप्रोपेन है जैसे, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, इनमें हमें पता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है इंटरनल वाला 90 डिग्री इसमें होता है, इसमें कितना होता है 60 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या होता है हमें पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, संकरण अगर निकाला जाए तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो इसका मतलब sp3 है। यहाँ पर भी इसे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, बाकी एक ये तो 4 सिग्मा। यहाँ पर भी sp3, अगर sp3 इसका हमें पता है कि sp3 अगर सिस्टम है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। अब देखिए नॉर्मल टीट्राहेड्रल एंगल इतना होता है, लेकिन यहाँ आ रहा 90 डिग्री 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये नॉर्मल से जब हटता है जो होना चाहिए था उससे कम है। इसका मतलब इस कम की वजह से यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। यही स्ट्रेन को हम टॉर्सनल स्ट्रेन या बेयर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इसे बेयर ने एक्सप्लेन किया था, तो इसे बेयर थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। इसे बेयर स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसको हम लोग जो है थोड़ा सा आगे देख लेते हैं और क्या इसमें कह रहा था। तो इसी स्ट्रेन को यही लिखना था, इसी स्ट्रेन को बेयर स्ट्रेन कहते हैं तथा थ्योरी जो है बेयर स्ट्रेन द्वारा दी गई थी। अब आगे देखिए क्या कह रहा था, ये एप्लीकेबल नहीं है लार्जर साइक्लो एल्केन के लिए। तो हमें पता है कि यहाँ पे 90 होता है। अगला जैसे हम लोग साइक्लोपेंटेन में बढ़ते हैं तो यहाँ पे कितना लगभग 109 डिग्री का एंगल आ जाता है। उसी तरीके साइक्लोहेक्सेन में बढ़े तो ये भी कितना हो जाता है 120 डिग्री के आसपास चला जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा जो है ये नॉर्मल एंगल के आसपास चले जाते हैं। इसका मतलब इनके लिए अप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन खत्म हो जाती है। स्ट्रेन खत्म, इसका मतलब ये इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए ये थ्योरी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसको हम लोग किसी लेक्चर में डिटेल में देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में केवल रिएक्शंस दिया था, और देखिए बी में मीजो पूछ रहा है। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए मीजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पाई जाती है। तो जैसे मीजो टार्टरिक एसिड अगर मान ले, अगर ये टार्टरिक एसिड मान ले जो कि ऐसे कुछ होता है HH, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज होता है, ठीक है। बीच से अगर कट कर दिया जाए, ये पार्ट जैसे दिख रहा है वही नीचे वाला पार्ट दिखे, तो इसका मतलब आधे वाले पार्ट का जो, ठीक है, रोटेशन हो रहा है वो नीचे वाले पार्ट के द्वारा, ठीक है, क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं मीजो कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए ये भी हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ देखिए ये हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगला पूछ रहा था इसके जो है प्रोडक्ट्स बताना था। क्या दिया हुआ था, सी दिया था, CH5 दिया था, Cl2 दिया था। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करना था। देखिए हाइड्रोलिसिस करना इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, यहाँ पे C6H5 था, 2 बार Cl हटेगा कार्बन से। अगर इसको खोल के लिख लें तो ये बेंजीन थी, अगर ये बेंजीन है तो यहाँ पे C भी होगा, हाँ CHCl भी है। अगर ये CH है तो इस पर 2 बार Cl लगा हुआ था, 2 बार Cl लगा हुआ था, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस किया तो 2 बार OH आएगा। 2 बार OH क्यों, क्योंकि हमें पता है जब CCl का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, Cl के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो हमें जल भी पता है कैसे टूटता है H+ और OH माइनस में, तो माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा। इसकी वजह से एक बार दोबारा में फिर यही होगा। जब कभी भी एक एक कार्बन पे 2 OH लगे होते हैं, अस्थाई नहीं होते, इसका मतलब स्टेबल नहीं है, तो ये तुरंत एक H2O को निकाल देता है, कुछ हमारा ये डबल बॉन्ड O बन जाता है। इसे बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब देखिए अगला बी वाला पूछ रहा था, आप लोगों को बस यही आंसर देना था। अगला देखिए C6 था, इसको कुछ इससे लिख सकते हैं, C6H6 बेंजीन ही था। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये गलत आया था प्रिंट होकर, यहाँ पे 3 भी होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, C हो गया, C डबल बॉन्ड O Cl दिया था, और यहाँ पे एक लुइस एसिड दिया था AlCl3। तो आप लोगों को दिख रहा होगा RCOCl है, बेंजीन है, फ्रीडलक्राफ्ट एजाइलेशन है, इसका मतलब यही ग्रुप बस बेंजीन के ऊपर जोड़ देना था। CO इसी से जुड़ा हुआ है, C3,3CH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। बस इतना लिखना था, या इसी को सही से लिख देते CCH3 का होल थ्राइस, ठीक है, ये इतना बस बना के आना था दूसरे वाले में, तो ये 5 नंबर मिल जाते हैं, 3 नंबर है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा था, सी वाला कह रहा था CH2 था, डबल बॉन्ड C था, डबल बॉन्ड
CH2 था, इसमें भी जल डाला था, H+ डाला था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया था, वही चीज़ होने वाली। देखिए एल्कीन है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड C, ये CH3 बना है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव आया तो जल भी पड़ा हुआ है इसके पास, ये है तो अंदर अटैक कर देगा। अगर अटैक किया तो हमारा डबल बॉन्ड CCH2 ये हमारा OS बनाएगा। अगर OS बनाया तो यहाँ पे क्या इन प्लस ऑल, इनॉल पड़ा हुआ, अगर इनॉल पड़ा हुआ इसका मतलब क्या होगा, टाटोमेराइज होगा तुरंत। ठीक है, तो टाटोमेराइज होगा तो इसका मतलब ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल में जो है आगे हम लोग जो है लेक्चर में देख लेंगे, तो आप लोग वहाँ से डिटेल में देखना है तो आप लोग लेक्चर में देख सकते हैं, ये सब एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट बना था। यहाँ से देखिए अगला क्या कह रहा है, डी वाला CH3 था, C ट्रिपल बॉन्ड CH था, उसके बाद जो है मैग्नीशियम Hg डाला गया है, ये मर्क्यूरेशन कराया गया है। ठीक है, Hg2 डाला गया, H2SO4 डाला गया, तो हमें पता है एल्कीन है तो Hg2+ पड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से रिंग बना लेगा, रिंग बना लेगा तो इसी में H2O भी पड़ा हुआ है, H2O पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड एक तरफ से टूट रहा होगा तो Hg इधर चला जा रहा होगा तो OH2 जो है यहाँ पे अटैक कर देगा। तो CH3 तुम्हारा COS यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये CH तुम्हारा Hg से जुड़ने जा रहा है। अगली बार में होगा क्या, एल्कीन है, इनॉल फिर वैसे आया, इनॉल आया, ये इधर क्यों रिमूव हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O बनते हुए दिख रहा है, इधर CH2 बनते हुए दिख रहा है, हाइड्रोलिसिस करेंगे ये भी Hg निकल जाएगा, तुम्हारा CH3 फिर से एसीटोन बन जाएगा। 2 बार तो एसीटोन ही पूछा था। अगली बार देखें अगला क्या दिया हुआ है, देखिए 4 नंबर दिया था, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। अभी देखिए इसको AlCl3 की प्रेजेंस में हीट किया गया है। अब देखिए याद कर रखना, जब भी AlCl3 की प्रेजेंस में एल्केन को हीट किया जाता है तो आइसोमराइजेशन हो जाता है। देखिए आइसोमर क्या इसके पॉसिबल है, जितने आइसोमर पॉसिबल बस वही बना देना था। तो CH3 एक बार क्या करें, CH3 को यहाँ डाल दें, एक ये बन जाए, और कोई पॉसिबल है और तो लग नहीं रहा पॉसिबल है, तो ये बन जाता बस यहाँ पे। ठीक है, अगर ये या अगर ये पेंटेन होता तो और भी आगे बन सकते थे, जितने टाइप के आइसोमर बन सकते थे वो बनाना था। तो देखिए यहाँ से 15 नंबर ये आप लोगों के हुए। अगला देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आया था, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन से कितने आंसर अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो चलिए अगला देखिए, कार्बीन इंटरमीडिएट बनाना था। ठीक है, कार्बीन इंटरमीडिएट तो हमें पता है कि अगर ये CH2 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए जाए, इसी को अगर सही से लिखा जाए तो ये हमारे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे पड़े हों या दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पड़े हों, तो इसी को हम लोग कार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे ट्रिपलेट कार्बन के नाम से जानी जाती है। ये दोनों ही अलग पड़े हों तो इसकी मल्टीप्लिसिटी निकाली जाए, 2s+1, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो हाफ प्लस हाफ बराबर तुम्हारा 1, तो s की जगह पे 1 रख देंगे, 2 × 1 + 1 बराबर 3। तो इसे ट्रिपलेट कार्बन के नाम से जानते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल होती है। इसे सिंगलेट कार्बन के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे s का मान 0, तो 2s+1 बराबर अगर s की जब 0 रखो तो 1 आ जाएगा, इसलिए सिंगलेट कार्बन के नाम से जानते हैं। अब देखिए बना कैसे सकते हैं, देखो रीमर टीमन जो अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें तो यही बनता है। बनाने की विधि में भी इसे दिखा दें, देखो हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, CHCl3, वो भी बेसिक कंडीशन में। तो ये क्या करता है, H को निकालता है, H को निकालता है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया तो 3 Cl जुड़े हुए हैं। अगली बार में ये निकल जाता है तो कार्बन तुम्हारा जनरेट करके चला जाता है, ये कार्बन बन गई। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसके फॉर्मेशन बना सकते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन हो या क्लेथरेट्स क्या होते हैं। क्लेथरेट्स को हम लोग इंक्लूजन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। क्लेथरेट्स होते क्या हैं, अब देखिए मान लेते हैं कि जब जल जो है आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब ये जल आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो कुछ इस तरीके से जो है बनाता चला जाता है, कुछ इस तरीके से ये बनाता चला जाता है। अब देखिए कुछ इस तरीके से बनाता चला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच में कुछ जगह रह जाती है। ठीक है, जगह रह जाती है, इसका मतलब क्या होता है, होस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल की तरीके से व्यवहार करते हैं, इनके अंदर कोई भी आ सकता है, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस भी आ सकता है। इसका मतलब ऐसे होस्ट गेस्ट का मतलब है कोई और आके इनमें अपने जगह बना सकता है, जैसे कि आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया, रेडान हो गया, ये क्या कर सकती है, इसके अंदर जो है रह सकती हैं। इन्हीं यौगिकों को हम लोग जो है क्लेथरेट्स यौगिक के नाम से जानते हैं, क्लेथरेट्स कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ये होस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है इसको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप लोग लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जो है अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 6 हो गया, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में आया था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग,
इथाइन इज लेस रिएक्टिव देन द इथीन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखिए इथाइन सबसे पहले बना लेते हैं। इथाइन मतलब एथ में ट्रिपल बॉन्ड लगाना, एथीन मतलब CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH2 कर देना। तो ये एथीन हो गया, इथाइन हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक कह रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक करा के देख लो दोनों पे, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जब इलेक्ट्रोफिलिक कराते हैं तो इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़े, एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या ये इससे जुड़ गया। तो ये तुम्हारा CH हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, इससे तुम्हारा E जुड़ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ चुका है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया, अब दोबारा में भी से करा लो, नेगेटिव पॉजिटिव दे दो, तो यहाँ पर भी यही हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब देखिए पॉजिटिव जो है यहाँ पे क्या है, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन से इसके द्वारा ये स्टेबल भी है, और दूसरी चीज़ ये sp ठीक है 2 सिस्टम पे है, अब वो भी जो है सारे के सारे सिग्मा बॉन्डेड है। लेकिन यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है ये sp सिस्टम से जुड़ा हुआ है। देखिए एक सिग्मा दो सिग्मा, ये sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पे जितना परसेंटेज s करेक्टर कम हो, ठीक है, उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ परसेंटेज s करेक्टर 50-50 है, ठीक है, 50-50। यहाँ पे कितना रह गया 33 रहेगा। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता ना कि पॉजिटिव, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई तत्व हो एलिमेंट हो उस पर पॉजिटिव चार्ज कभी स्थायी नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा थी, इसकी वजह से इस पर स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो होती है, ये फास्ट होती है। आगे जो है जो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है, इसका अदर भी रीज़न है, लेकिन ये किसी से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ये इसका मेन रीज़न था, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं कि हाउ यू कैन, अगला है हाँ दीवार बेंजीन से लेस स्टेबल देना केकुले बेंजीन। तो देखिए दीवार बेंजीन में जो हमें पता है ये दीवार कुछ इस तरीके से बनती है, बीच में जो है लंबा सा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये लंबा बॉन्ड जो पाया जाता है जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। अब केकुले तो पता ही है, ठीक है, उसमें कंप्लीट रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। अगला पूछ रहा था वाट आर द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। देखिए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये एक EDTA कॉम्प्लेक्स बनता है जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे कि हम लोग मान लें कि ट्राइनाइट्रो फिनॉल NO2 लगा दो, यहाँ पे NO2 लगा दो हर जगह पे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिच है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच से रिएक्शन करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे EDTA इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग चार्ज स्थानांतरण यौगिक के नाम से भी जानते हैं। बस यही आपको एग्जाम्पल देना था, यही लिख के आना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 का ए जो है क्या कह रहा था, हाउ कैन यू शो दैट द एडिशन ऑफ द ब्रोमीन टू एल्कीन इन 2 स्टेप। देखिए एल्कीन ले लेते हैं, कोई CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसी पे ब्रोमिनेशन करा देते। तो हमें पता है ब्रोमिनेशन ये 2 स्टेप में क्यों होता है, पहली बार में साइक्लाइजेशन होता है जिसमें ब्रोमीनियम आयन बन के तैयार होता है, ये बन के तैयार होता है। तो पहली स्टेप ये होती है, जब दूसरी स्टेप आती है तुम्हारी, ठीक है, तो ये यहाँ से जुड़ गया, इसके पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो नेगेटिव वाला ये बैक साइड से अटैक कर देता है, तो एक तुम्हारा CH2 दूसरी साइड चला गया, तो दूसरा CH2 इधर, Br2 इधर आ गया, ठीक है, एक ब्रोमीन इधर Br2 का, एक ब्रोमीन इधर। इस वजह से 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, एक बार में ब्रोमीनियम आयन साइक्लिक रिंग में बनता है, दोबारा में तुम्हारा अटैक करता है, इस वजह से 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका बी। अब देखिए खेरास प्रभाव पूछा था, कह रहा है खेरास प्रभाव से केवल HBr, खेरास मतलब जो होता है मार्कोनी-काफ के नियम के उल्टा। तो मान लेते हैं कोई एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2 अगर एल्कीन है तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, HBr का एडिशन कराए हैं, लेकिन पराक्साइड में H2O2 में जब कराते हैं तो हमें दिखता क्या है, एंटी मार्कोनी-काफ नियम के बना दो, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो CH2 Br कुछ इधर बन के हमारा तैयार होता है, दोबारा में क्या बन जाए CH2 ये CH3 बन जाए, तो Br इधर, तो ये नहीं बनता क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है, जहाँ पे रेडिकल यहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है, जिस वजह से ये रिएक्शन होती है। लेकिन ये HBr के साथ पाया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए हमें पता है कि जब हम लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो फ्री रेडिकली जो लाइट के प्रेजेंस या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये फ्री रेडिकली टूटता है। तो ये फ्री रेडिकल के ब्रोमीन के केस में पॉसिबल है, जबकि Cl2 या I2 के केस में, ये I2 टूटता तो है बहुत जल्दी, लेकिन जो है बहुत अनस्टेबल होने की वजह से रिएक्शन भी बहुत तेज कर लेता है, इसलिए वापस इसी में आ जाता है। ये Cl को जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, जिसकी वजह से इतना जल्दी टूटता है तो कपलिंग रिएक्शन, चेन रिएक्शन करना फिर ये स्टार्ट कर देता है। इस वजह से इनकी रिएक्शन नहीं करा सकते, लेकिन इसकी करा सकते हैं। तब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा था एल्लाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड वेरी रैपिडली। अब देखिए एल्लाइल क्या होता है, तो CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, इसी पे हम लोग CH2 अगर Cl लगा दे, इसे एल्लाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं।
CH2 है, CH है, ये विनाइल हो गया, यहाँ क्लोराइड लगा दो, विनाइल क्लोराइड। देखिए यहाँ से Cl निकालो तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ Cl निकालो तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फिर वही आ गया sp सिस्टम पे ये कार्बोकेटायन है, ये sp2 सिस्टम पे है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन किसी से स्टेबलाइज नहीं है। दूसरी चीज़ और देख लेते हैं, दूसरा रीज़न यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके साथ रेजोनेंस करते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई देता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चला गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। देखिए डबल बॉन्ड भी कैरेक्टर दिख रहा है, इसका मतलब ये डबली बॉन्डेड कैरेक्टर है, इसका मतलब तब भी इसी वजह से और रिएक्शन नहीं होती है ये। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला कह रहा था 9 का ए, व्हाट आर द एनेंटियोमर्स डायस्टेरियोमर्स। देखिए एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, सुपर, ठीक है, सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, जैसे कि क्या है CH3 है, CH है, इस पर CH3 लगा दो। चलो इसको C2H5 ले लेते हैं, इसको H ले लेते हैं, इसको Cl ले लेते हैं, एक ये ले लें, और दूसरा इसी का देखिए, चलो दूसरे मेजो टार्टरिक एसिड से एक्सप्लेन कर लेते हैं। COOH है, OH है, H है, OH है, H है, ये टार्टरिक एसिड है का आइसोमर है। अब देखिए इसी का दूसरा हम लोग मोल ले लें, COOH, अब OH इधर कर दें, H इधर कर दें, OH इधर कर दें, H इधर कर दें, COOH। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है, जो अपनी ही मिरर इमेज पे जो है, इसी को उठा के इस पे रख दो तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, आप रखेंगे तो OH इधर आ जाएगा, सुपर इम्पोज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव इसी को देखिए क्या पूछा था, एनेंटियोमर्स, तो इन्हीं को हम लोग एनेंटियोमर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, लेकिन जो डायस्टेरियोमर होते हैं वो तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होती हैं, सुपर इम्पोज भी नहीं होती हैं, ठीक है, नाइदर ये मिरर इमेजेस होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। डायस्टेरियोमर्स इसलिए कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन एनेंटियोमर कुछ सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, ना तो ये मिरर इमेजेस होती है, ना ही, ठीक है, आप एक दूसरे के आइसोमर्स भी हो सकते हैं, ये भी कोई कंडीशन जरूरी नहीं। इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होते हैं, मिरर इमेजेस भी हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये डायस्टेरियोमर में होता है। अब देखिए आगे RS पूछना था, तो देखिए RS बताना था। देखिए RS में क्या 9 का B जो था, RS बताना था। सबसे पहला जो दिया हुआ था COOH दिया था, H दिया था, CH3 दिया हुआ था और OH दिया हुआ। तो देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 इसको दे दें, 2 इसको दे दें, 3 इसको दे दें, 4 इसको दे दें, तो कुछ इस तरीके से आ जाता। अब देखिए इसको आपस में इंटरचेंज कर लें, 4 2 1 3, 1 से 2, 2 से 3 की ओर जाते, ये R आ जाता, तो पहले का R आ रहा था, ठीक है। तो डिटेल में इसको हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे केवल हम लोग पेपर सोल्व करते हैं। दूसरे में देखिए NH2 वाले को 1 देना है, COOH वालों को 2 देना है, हाइड्रोजन को 4 देना है, CH3 वाले को कितना, ये हमारा हो जाएगा 1 2 4, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपस में इंटरचेंज कर लो भाई, 4 को प्लेन पे भेज दो, 1 को यहाँ पे, 2 यहाँ, फिर 3 यहाँ, तो 1 से 2, 2 से 3, ये ऐसा आ रहा था। अब देखिए C वाले में क्या, 3 वाले में क्या पूछ रहा था, 3 वाले में देखिए अगला CHO दिया है, CHO और फिर CH2O है, तो CHO वाले को 1 दे देना है, CH2OH वाले को 2 दे देना है, इसको 3 दे देना है, हाइड्रोजन वाले को 4, फिर वही करना है। देखो 4 को 1 से, 2 को 3 से, तो 1 2, ये भी ऐसा आ रहा था, ठीक है। उसी तरीके से चौथा वाला जो दिया है, चौथे वाले को भी इसे चेक कर लेते, CL को 1 दिए, इसको 2 दिए, इसको 3 दिए, इसको 4 दिए, इसको भी इंटरचेंज कर लो, 4 को 3 से, 1 को और 2 को 1 से। देखिए ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये भी S था, तो RSS थे बस। मेसोटार्टरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो यही ले लो बस। मेसोटार्टरिक एसिड क्या है, दोनों साइड में जो OH कर दो, दोनों ही साइड में OH कर दो, इसे मेसोटार्टरिक एसिड बोलते हैं हम। ये टार्टरिक एसिड है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देखिए एक पार्ट का अगर ये इधर की ओर जा रहा है रोटेशन, ठीक है, लाइट का, तो दूसरा साइड जो था उसके जस्ट अपोजिट रोटेशन करता है, जिसकी वजह से एक पार्ट जो होता है दूसरे पार्ट के द्वारा जितना भी रोटेशन हो रहा था उसको कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, बस ये इसका रीजन था। अब देखिए SN1 SN2 रिएक्शंस थी, तो SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं। अब देखिए ऐसी रिएक्शन जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू जाती हैं वो SN1 रिएक्शंस कहलाती है। इसका मतलब ये 2 स्टेप में रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ से ये निकले, सबसे पहले इसका कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बना जो कि स्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये सबसे पहले गया एक इंटरमीडिएट बनाया, फिर इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, सबसे पहले ये इस तरीके से रिएक्शन देखता है, ये सबसे पहले इसकी स्लो रिएक्शन स्टेप होती है, तो इसका ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए SN2 रिएक्शन क्या होती है, SN2 है, इसका मतलब यूनिमोलिकुलर बाय, ये क्या होता है, देखिए 2 है, 2 का मतलब बाईमोलिकुलर होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, ये केवल एक स्टेप में जाती है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 2 3 कुछ इस तरीके से होता है। इसका भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम केवल एक स्टेप में दिखाना होता है, बस ये हो गया था।
आगे देखिए 10वां क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। इस पे सॉल्वेंट इफेक्ट देखना। तो देखिए वन रिएक्शन जो होती है 2 स्टेप में जाती है, इसका मतलब इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, जैसे कि जल वगैरह, इसमें फेवर होती है। इसमें पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि DMSO वगैरह है, क्या DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये इसमें फेवर होते हैं। ठीक है, ये जल्दी में मैंने पेपर सॉल्व कराया तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए जल्दी से इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी इस चैनल से जुड़ जाए।